हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सोनू सर एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेकर, यानी कि हिंदी का नया टॉपिक लेकर, क्योंकि मैं हिंदी की ही शुरुआत किया हूं इस चैनल पे। और सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि हिंदी के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक जो हैं, जो पेपर के लिए बहुत अच्छे हैं और जिसे मार्क्स भी लेना बहुत आसान होता है। और हिंदी का टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में आपको साहित्य से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कंपटीशन का पेपर होता है उसमें हिंदी साहित्य से कम मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी पुस्तक का नाम दे देगा और रचनाकार का नाम पूछ लेगा कि इस पुस्तक का रचनाकार कौन है। जैसे मान लीजिए कि गोदान, तो गोदान का नाम पूछ लेगा, क्या कौन है इसका राइटर, तो मुंशी प्रेमचंद। ऐसे ही आपको साहित्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण से। जैसे आपको हिंदी व्याकरण में मान लीजिए कि पहला चैप्टर है जैसे हिंदी वर्णमाला, उसके बाद आ जाता है वर्तनी का चैप्टर। तो वर्तनी तो हम तब पढ़ेंगे ना जब हम संधि का ज्ञान होगा, समास का ज्ञान होगा, अलंकार का ज्ञान होगा, या उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान होगा। ये सारे पढ़ने के बाद हम वर्तनी शुद्धिकरण का काम करते हैं। पर्यायवाची विलोम शब्दों का जितना भी कुछ है जिसको हम शुद्ध लिखना चाहते हैं, उस वर्तनी को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको वर्तनी छोड़ करके सबसे पहले आपको हम संधि पढ़ाने का काम करेंगे। और संधि, जैसे मान लीजिए कि संधि एक ऐसा चैप्टर है जो आपका कोई भी पेपर हो, छोटा पेपर हो बड़ा पेपर हो, यानी कि छोटे लेवल का पेपर हो या बड़े लेवल का, जैसे एसएससी जीडी का जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इंटर लेवल का जो भी भर चुके हैं, जैसे एमटीएस का होता है पेपर या डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है, ऐसे जैसे हिंदी जिसमें पूछी जाती है उसमें छोटे छोटे संधि के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ देगा कि कौन सी संधि है, कोई शब्द दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सी संधि है। तो आपको संधि पहचानने के भी तरीके होने चाहिए। तो आज मेरा नया टॉपिक है आपके सामने संधि। और संधि क्या होती है इसी को आज हम आपको अच्छे से डिटेल में, पहले स्टार्टिंग जो करेंगे उसको अच्छे से आपको परिभाषा के साथ बताएंगे। जैसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर है संधि। संधि एक तो पहले अंतर समझ लीजिए आप कि संधि और संधि विच्छेद में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिख दिया संधि, तो ये एक तो संधि हो गया। फिर यहाँ मैंने लिख दिया संधि विच्छेद, संधि विच्छेद ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं विच्छेद को, तो संधि विच्छेद। अब अंतर क्या है ये समझ लीजिए। संधि वो होती है जैसे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई शब्द लिख दिया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देव, धन, आलय। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दो समीपवर्ती वर्ण या ध्वनि, ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं और वर्ण को ही ध्वनि बोलते हैं। तो दो समीपवर्ती ध्वनि बोल लीजिए या दो समीपवर्ती वर्ण बोल लीजिए। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें दो समीपवर्ती वर्ण, दो समीपवर्ती वर्ण क्या मिल रहा है? समीपवर्ती मतलब दो पास पास के जो वर्ण मिल रहे हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कि व है, इसमें क्या है? आ है। यही ना दो समीपवर्ती वर्ण है। तो ये जो दो समीपवर्ती वर्ण जो मिल रहे हैं, इन्हीं के मेल से जो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन समझ लीजिए क्या आ रहा है, जो परिवर्तन आएगा, जैसे देव प्लस आलय बराबर हो जाता है देवालय, ये इसका संधि हो गया। इसी को हम संधि बोल देंगे। ये क्या है? ये संधि है, ये संधि हो गया। और इसी संधि को जब हम मूल रूप में उसके ला देंगे, यानी उसके मूल अवस्था में ला देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद। जो मैंने ये लिखा था, ये लिखा था, अगर इसको हम बोल दें कि संधि विच्छेद, तो इसी संधि को उसके मूल अवस्था में वापस ला दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं संधि विच्छेद। क्लियर हो गया होगा डाउट? अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और सुन लीजिए। संधि क्या है? दो समीपवर्ती या दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या शब्द में जो परिवर्तन आता है उसी को हम संधि बोलते हैं। और लेकिन अगर जब हम बात करते हैं संधि विच्छेद की,
तो जो संधि होती है यानी कि दो वर्णों के मेल से जो संधि बनी है या जो शब्द तैयार हुआ है उसी को उसके मूल रूप में ला दिया जाए या मूल अवस्था में ला दिया जाए, उसी को हम संधि विच्छेद कह देते हैं। तो मूल अवस्था अगर इसका हम बात करें तो क्या है, यही तो है मूल अवस्था। इतना जैसे यहाँ पे मैंने लिख देता देव धन आलय। अब ये मूल अवस्था क्या है, संधि विच्छेद का मूल अवस्था क्या है, एक ये है और एक ये है, पहला दूसरा मूल अवस्था है। इन दोनों मूल अवस्था को जब हम जोड़ देते हैं यानी कि इनके दोनों निकटवर्ती वर्णों को, निकटवर्ती वर्णों मतलब पास पास वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये वाला व और ये वाला आ, दोनों पास के वर्ण हैं। और देखिए इसमें एक और चीज़ है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों स्वर हैं। तो जब हम स्वर संधि पढ़ाएंगे, जब व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, जब विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तब उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम जान क्या रहे हैं, हम जान रहे हैं कि संधि क्या होती है। एक्चुअली में संधि की परिभाषा क्या है, तो संधि की परिभाषा वो है जैसे संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, तो दो निकटवर्ती वर्ण की मेल क्या है, तो ये व है और ये आ है। यहाँ तक क्लियर। अब इससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन यह आ रहा है कि नहीं, देवाल है, ये परिवर्तन हो गया। अब देवाले क्या हो गई, संधि हो गई। और इसी संधि को अगर हम तोड़ देंगे तो वो मूल अवस्था मिल जाएगा। तो मूल अवस्था ये होता है, देव प्लस आलय। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो हम बात करते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं, यानी कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो इसको जानने के लिए इसको हम मिटा देते हैं और फिर आप देखिए थोड़ा सजा के हम आपको बताते हैं कि संधि कितनी प्रकार की होती है। तो देखिए आपके सामने संधि के प्रकार। अब हम बात करते हैं संधि के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे हम प्रकार की बात करते हैं। प्रकार ऑलरेडी यहाँ संधि लिखा हुआ है मैंने, प्रकार इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए संधि के पहले वर्ण के आधार पे, कहने का मतलब ये हुआ कि पहला वर्ण कौन सा, यानी कि संधि के पहले वर्ण के आधार पे संधि को तीन भेदों में बांटा गया है, यानी तीन भागों में बांटा गया है। कैसे, मैंने मान लो यहाँ लिख दिया था देव प्लस आलय, देवालय लिख दिया, देवालय, ये देवालय हो गया। तो देव धन आलय, धन इसको बोलते हैं, देव धन आलय मतलब देवालय। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी संधि में उसके पहले वर्ण के आधार पे या शब्द के पहले वर्ण के आधार में, संधि के किसी भी शब्द के पहले वर्ण के आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा गया। तो किसके आधार पे, इसके आधार पे। ये पहला शब्द है और ये क्या है, इसका वर्ण है पहला वर्ण कौन सा है, ये संधि। मैंने क्या बोला था कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो इसका पहला वर्ण तो ये है जो पास पास के हैं, तो इसके आधार पे संधि कितने भागों में बांटी गई है, तीन भागों में। कौन कौन सी, तो आप देख लीजिए नाम क्या है। पहले का होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो ये तीन पता लग गया आपको, क्या है, तीन, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। मैंने क्या बोला, किसी भी संधि के या किसी भी शब्द के पहले वर्ण के आधार पे संधि को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि तीन भागों में बांटा गया है, जिसके भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ बात ये करना है कि स्वर संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है। तो स्वर संधि, अब स्वर संधि के बारे में सुन लीजिए। स्वर संधि ये होती है जिसका पहला वर्ण स्वर और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, तो वो स्वर में आता है, यानी कि स्वर संधि में आता है। वैसे ही अगर हम व्यंजन की बात करें तो जिसका पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, व्यंजन संधि। और वही बात अगर तीसरे पे आए विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि का परिभाषा ये होता है कि जिसका पहला वर्ण है वो विसर्ग, यानी कि जिस पहला वर्ग है जिसके साथ विसर्ग जुड़ा हो, यानी विसर्ग लगा हो पहले वर्ग में,
और वाद का जो वर्ण है वो स्वर या व्यंजन हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। तो परिभाषा अगर आप मतलब ऐसे समझ में ना आया तो मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन सिंपल है, जिसका पहला वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, और दूसरा वर्ण क्या होगा, स्वर या व्यंजन होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख दिया स्वधन स्वधन आगत, स्वधन आगत क्या होगा, स्वागत, स्वधन आगत स्वागत। आप देख लीजिए पहला वर्ण ये होता है, मैंने पहले ही इस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले ही बोला है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे संधि कहते हैं। तो पहला वर्ण दो निकटवर्ती, तो दो निकटवर्ती ये हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, आ और व। तो अब यहाँ देख लीजिए क्या हुआ है, ये क्या है, स्वर है, यानी कि वह क्या है, स्वर। क्यों स्वर है, आप सोच रहे हो कि ये तो व्यंजन वर्ण में आता है, तो ये स्वर क्यों है। पहले मैंने वर्णमाला में आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन वर्ण है उसको बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। अगर स्वर उसमें जोड़ेंगे नहीं सहायता लेंगे स्वर की, उसको हम बोल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं क और ऐसे लिख देंगे, तो ये क हलंत वाला क्या होता है, आधा क हो जाता है। तो आधा क को आप क्या पढ़िएगा, आधा क तो बोल नहीं सकते हैं, क तो क धन अ होता है, आधा क धन अ इक्वल टू पूरा क होता है। इसीलिए आप देख लीजिए कि यहाँ पे अ स्वर है, तो व में क्या है, व आधा व है और धन अ जुड़ता है, तब ये पूरा व होता है। तो इसमें जो ये अ है वो स्वर है। तो मैंने क्या बोला, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और उसमें पहला वर्ण है ये व, तो व में अ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, मैंने क्या बोला, स्वर संधि के परिभाषा, जिसमें पहला वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण, यानी कि दूसरा वर्ण ये स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो संधि हो जाएगी। जैसे स्वागत, तो स्वागत में क्या हुआ है, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जुड़ के क्या हो गया, तो ये स्वर का स्वर में मिलन हुआ है। और अब जो हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया वाक धन ईश, वाक धन ईश, तो ये तो अभी आपको समझ में नहीं आ गई क्या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लेकिन मैं एक सिंपल उदाहरण आपको समझा रहा हूं कि वाक धन ईश इज इक्वल टू क्या होता है, वागीश होता है, वागीश होता है। अब देख लीजिए क्या हुआ, पहला वर्ण क्या आ गया, पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण व्यंजन आ गया, दूसरा वर्ण क्या है, स्वर आ गया। तो मैंने क्या बोला, ये व्यंजन संधि में क्या बोला कि जिसका पहला वर्ण व्यंजन हो और अगला वर्ण यानी कि दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो, तो क्या उसको बोलेंगे, व्यंजन संधि। तो ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। और वहीं अगर हम विसर्ग संधि की बात कर लें तो विसर्ग संधि में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ आपको समझा देते हैं, जैसे मनः धन रथ, इसको अगर हम संधि करेंगे तो ये होगा मनोरथ। अब आप सोचिएगा कि मनः धन रथ मनोरथ कैसे हो गया, तो यही समझाने का काम अगले वीडियो में। अभी हम आपको सिर्फ इसका बेसिक पॉइंट बता रहे हैं कि बेसिक चीज आप समझ लीजिए कि भेद कैसे होता है। तो मैंने बोला था कि विसर्ग संधि का परिभाषा ये है कि विसर्ग में पहला वर्ण विसर्ग के साथ होगा और उसके बाद दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो सकता है, उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको मिटा के, और अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी हमको समझ में नहीं आया, सर ने परिभाषा लिख के नहीं बताया, तो आपको परिभाषा हम लिख देते हैं, परिभाषा से भी आप पढ़ के उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं। परिभाषा है, देख लीजिए। मान लीजिए कि हमने संधि को कितने पार्ट में बांट दिया था, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में यहां लिख दिया था, यहां लिख दिया था, और यहां क्या लिखा था, तो ये भी समझ लीजिए। यहां लिखा था मैंने स्वर संधि, स्वर संधि, यहां लिखा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और यहां लिखा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि।
यहाँ तक भेद समझ में आ गया कि 3 ही भेद होते हैं। ये पहला है, ये क्या है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 ही संधि के भेद होते हैं जो मुख्य रूप से होते हैं। मुख्य रूप से पूरे संधि के 3 भेद होते हैं। अब इसमें बाद में आपके स्वर संधि में कुछ भेद आ जाएंगे। विसर्ग संधि का भेद नहीं होता है और ये व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। बाकी इसी के भेद होते हैं जो 5 होते हैं। बाद में अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। अब इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा ऐसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परिभाषा में मान लीजिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि में देखिए, जिस संधि में पहला वर्ण स्वर तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दे दिया, महाधन आत्मा बराबर क्या हो जाएगा, महात्मा। अब देखिए क्या होता है, मैंने बोला कि ठीक है, महात्मा में देखिए मैंने बोला कि पहला वर्ण स्वर होना चाहिए और अगला वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक होगा तब भी ये। तो देखिए महाधन आत्मा, महात्मा। अब इसमें हुआ क्या है, मैंने आप सीधा आपके मतलब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जिस संधि में पहला वर्ण स्वर तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, उदाहरण देख लीजिए, महाधन आत्मा, महात्मा। तो महात्मा में क्या हुआ है, ये हा जो है इसमें आ की मात्रा आ रही। मैंने यहाँ देख लीजिए, ह धन आ इक्वल टू क्या होता है, हा होता है। यानी कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी व्यंजन वर्ण होगा वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पे वही तो हुआ है, ह में आ की मात्रा लगी हुई, इसलिए ये स्वर हो गया। तो आ जुड़ा है और आ जुड़ा है, इधर आ जुड़ गया, इधर आ जुड़ गया, तो क्या हुआ, स्वर संधि हुई। मैंने पहले ही बोला कि जिस शब्द में पहला वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो वो स्वर संधि होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला वर्ण भी स्वर, दूसरा वर्ण भी स्वर, ये हो गया, यानी कि ये स्वर संधि है। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि की भी अगर हम परिभाषा लिख दें तो इसमें भी यही होगा, जिस संधि में पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण क्या हो, दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो वह क्या होता है, वह व्यंजन संधि होती है। समझ में आ गया। यानी कि जिस संधि में पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। पहले भी मैंने समझाया था। इसमें भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दिए जगत, यहाँ मैंने लिख दिया जगत धन नाथ। अब इसको अगर हम संधि करेंगे, यानी कि जब इसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, जगन्नाथ, आधा न पूरा न और ये था जगन्नाथ आएगा। यानी कि अब क्या हुआ है, यहाँ देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला जिस वर्ण यानी कि जिस संधि में पहला वर्ण, तो पहला वर्ण व्यंजन,
जिस संधि में पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण क्या हो, स्वर या व्यंजन हो। तो यहाँ पे स्वर आया है, व्यंजन का भी अगर कुछ होगा तो उसका भी संधि करेंगे तब भी वो व्यंजन संधि होगा, लेकिन इधर क्या होना चाहिए, इधर आपका व्यंजन जरूर। तो क्या है, व्यंजन है। तो में बेशक अ जुड़ा हुआ है, लेकिन तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन है। तो जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, यहाँ पे तो के नीचे हलंत आएगा तभी ये व्यंजन होगा, क्योंकि अ इसमें नहीं जुड़ा है। तो जगत धन नाथ बराबर क्या हो गया, जगन्नाथ। वैसे ही अगर हम विसर्ग की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, विसर्ग की अगर लिख दें तो जिस संधि में पहला वर्ण विसर्ग के साथ हो, या पहला वर्ण के साथ विसर्ग लगा हो, में पहला वर्ण विसर्ग के साथ हो या पहले वर्ण के साथ विसर्ग लगा हो तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ये हो गया। अब इसका उदाहरण अगर देखिएगा तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मनः धन रथ बराबर क्या होगा, मनोरथ। अब मना, देखिए मैंने क्या बोला था, आप परिभाषा से खुद समझ सकते हैं कि मैंने क्या बोला और क्या उदाहरण दिया है। मैंने बोला जिस संधि में पहला वर्ण विसर्ग हो या विसर्ग के साथ लगा हो या पहले वर्ण के साथ विसर्ग लगा हो, उसके बाद दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन आए, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो मैंने वही तो किया है। यहाँ देख लीजिए क्या हुआ है, पहले वर्ण, यानी कि पहले, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो पहला वर्ण इसमें क्या हुआ, पास के वर्ण, पहला वर्ण, इधर भी पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण हो गया। तो पहला वर्ण के साथ विसर्ग हमने लगा दिया है और जब इसको जोड़ दिए तो ये हो गया मनोरथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो अभी तक ये परिभाषाएं थी, सिर्फ परिभाषा से हमने समझा। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसके भेद कितने होते हैं, यानी कि अब स्वर के भेद कितने होते हैं, संधि के कौन से भेद हैं या नहीं हैं, विसर्ग के भेद हैं या नहीं हैं, इसके बारे में जो भी जानकारी आपको दी जाएगी या जो भी समझाया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आप किसी भी एग्जाम को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए, और हमारा जो भी साथ होगा आपके साथ हमेशा बना रहेगा। एक अलग अलग टॉपिक के साथ, हिंदी के जो भी टॉपिक्स आएंगे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसके साथ हम आपके लिए हम अलग अलग वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।